नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में एक बिजनेस के पर्पज से आई कंपनी थी, ब्रिटेन से आई थी, वो इंडिया में एक तरह से कहें कि किस तरह से उसका एक्सपेंशन होता है बिजनेस पर्पज से हट करके। और जैसे धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन होता है तो वो एक तरह से कहें इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी कैप्चर करने लगती है, कंट्रोल करने लगती है। तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से कहें एक स्टेप उठाया जाता है, कि एक स्टेप लिया जाता है। उसी उसी के रेफरेंस में सबसे पहला स्टेप जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरह से कहें ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए मजबूर किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1694 में ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेकर के और इंडिया में बिजनेस के पर्पज से आती है। और इंडिया में जो उस समय मुगल एम्परर एक तरह से कहें उसके रूलर थे, उनसे परमिशन लेकर के और इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करती है। धीरे धीरे करके वो इंडिया में एक तरह से कहें कि कुछ पार्ट को कैप्चर करती है, और कैप्चर करने का मतलब कि कुछ पार्ट में बिजनेस स्टार्ट करती है और धीरे धीरे करके इंडिया के रूलर्स को लड़ाना या उनसे फाइट करना। और उसके बाद में वो कुछ और पार्ट को, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, प्लासी और एक तरह से कहें कि बक्सर की फाइट के बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे वो कैप्चर कर लेती है। तो उसकी वजह से कई सारे फैक्टर, कई सारे प्रॉब्लम जनरेट होने लगते हैं। तो उसी की वजह से एक तरह से कहें रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। बट क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं वो कौन से फैक्टर थे। पहला ये कि 1694 में जो कंपनी इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अकेली कंपनी थी जो 1694 में परमिशन लेकर के इंडिया में बिजनेस करने आई। बाद में और भी कई कंपनियां अप्लाई की बिजनेस के लिए, लेकिन उनको एक तरह से कहें परमिशन नहीं दिया गया। जब धीरे धीरे करके आवाज़ लोगों की उठने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट गिफ्ट करके और ये आवाज़ दबा दी। लेकिन 1770 आते आते ये आवाज़ उठने लगी थी कि सिर्फ एक कंपनी को बिजनेस राइट नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो ब्रिटेन था वो काफ़ी एक तरह से कहें कि इन चीज़ों को प्रमोट करता था कि सिर्फ एक कंपनी को बिजनेस का राइट क्यों दिया जाए। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टेप उठाए जाने थे, जिसमें ये स्टेप रेगुलेटिंग एक्ट के नाम पे उठाया गया ताकि उस कंपनी को रेगुलेट किया जा सके। दूसरा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज आ गए, जैसा कि हम बताया कि 1757 में प्लासी का युद्ध जब हुआ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला के एक सिपाही एक तरह से कहें जनरल मीर जाफर की धोखा के वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो बंगाल पर उनका कंट्रोल हो जाता है। हालांकि बाद में और भी कुछ प्रॉब्लम आए कि मीर जाफर को हटा के दूसरे को नवाब बनाया गया, लेकिन उस पर कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हो जाता है। उसके बाद में 1764 में एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल, एक तरह से कहें मुगल एम्परर के साथ में मिल करके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में भी अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत जाती है। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पे बड़े प्रोविंसेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो जाता है और वहाँ उनके रेवेन्यू कलेक्शन का अथॉरिटी या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ जाती है। और इस तरह से एक तरह से कहें कि कई कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो गए। कई कॉन्फ्लिक्ट में एक ये था कि क्या बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जो अथॉरिटी है, सॉवरेंटी है, वो कंपनी की है। तो
ये कंपनी उस समय एक तरह से कुछ कंपनी एक तरह से कहें कि बंगाल बिहार उड़ीसा में रेवेन्यू या एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल का जो अथॉरिटी था वो कुछ अथॉरिटी इस कंपनी के पास में था, इसलिए इसको एक तरह से कहें क्वासी सॉवरेन अथॉरिटी माना गया। तो आवाज ये आर्गुमेंट लोगों के ये आने लगे कि अगर इन क्षेत्रों पे इस कंपनी का क्वासी सॉवरेन अथॉरिटी है और ये कंपनी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आती है, तो क्या ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर क्वासी सॉवरेन अथॉरिटी है? क्वासी सॉवरेन अथॉरिटी भी प्रॉब्लम जनरेट कर रहा था, क्योंकि क्वासी सॉवरेन अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी जो किसी दूसरे सॉवरेन के अंडर में हो, या एक तरह से कहें पार्शियल सॉवरेनिटी है, जो कि ब्रिटिश क्राउन को ये मंजूर नहीं था। एक तरह से समझो कि उनको फुल्ली सॉवरेनिटी एक्सेप्ट थी। तो लोगों को मतलब एक तरह से कहें कि ये कंफ्यूजन जनरेट हो रहा था कि बंगाल बिहार उड़ीसा जैसे इन क्षेत्रों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सॉवरेनिटी तो है नहीं, तो अगर पूरी सॉवरेनिटी नहीं है तो क्या ब्रिटिश क्राउन की यहाँ पर हम क्वासी सॉवरेन अथॉरिटी मान सकते हैं? वहीं पर उसके अगेंस्ट में ये आवाज उठ रही थी कि चूंकि इंग्लैंड में प्रॉपर्टी राइट है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ जो लैंड कैप्चर किया है, लैंड एक प्रॉपर्टी है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी राइट है और उसको वो रख सकती है। तो इस तरह से कई सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में जनरेट हो रहे थे। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप उठाया जाना था और उसी लिए रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में एक स्टेप लिया गया। इसके बाद आता है कि कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कंपनी के अंदर में ही चल रहे थे उन दिनों, उन टाइम्स पे, जैसे कि करप्शन बहुत बड़े स्तर पे था। लोगों से कोई काम कराने के लिए ब्राइबरी लेना या फिर गिफ्ट के रूप में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना, या फिर ये सारी चीज़ें चल रही थी। या फिर कंपनी जो ब्रिटेन से सामान आ रहे थे उन पे टैक्स नहीं लगाती थी, लेकिन जो इंडिया से बन के ब्रिटेन जाते थे, इंडिया की छोटी इंडस्ट्री इन सब पे, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था ताकि इंडिया का सामान बाहर जाके ना बिक सके, वहीं पर बाहर का सामान ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आ सके और इंडिया के लोग बाहर के सामान के आदी हो सकें। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था, इसलिए एक स्टेप उठाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। 1769 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से फाइटिंग होता है मैसूर के नवाब हैदर अली से, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है और कई तरह के एक तरह से कहें कि प्रॉब्लम जनरेट होने लगी। ब्रिटेन में लोग इसको सेम की नज़र से देखने लगे कि हम हार गए, ठीक, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए सरकार को चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेप उठाए जिसमें कंपनी को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इस तरह का अब कोई हार किसी छोटे रूलर, हैदर अली जैसे छोटे रूलर से हमको एक्सेप्ट नहीं है। उनको लगता था छोटा रूलर है, लेकिन वो उस समय बहुत पावरफुल शासक था और इसीलिए वो कंपनी को हरा सका। तो इसलिए भी उनको वहाँ से उस थ्रेट को कंट्रोल करना था। इसके बाद में जब बंगाल बिहार उड़ीसा को इन्होंने जीता, एक तरह से उस पर कंट्रोल स्थापित किया, तो जो एक तरह से कहें कुछ एनालिस्ट थे उन्होंने ऐसा स्पेकुलेशन किया, ऐसा अनुमान लगाया कि ये कंपनी एनुअली इतना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकती है, लेकिन उतना जनरेट होता दिखा नहीं आने वाले सालों में। तो इसलिए उतने लिमिट को पाने के लिए उन्होंने टैक्स के रेट को बढ़ा दिया और इससे और प्रॉब्लम जनरेट होने लगी और एक तरह से कहें जो कंपनी थी वो डाउनफॉल करने लगी। 1770s में आते आते जब कंपनी डाउनफॉल करने लगती है तो कंपनी के शेयर होल्डर जो थे सब प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोई स्टेप लिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ कंपनी 1770s आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब कंपनी डाउनफॉल करने लगी, इकॉनमी गिरने लगी कंपनी की, तो वो लोन की डिमांड करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और जब गवर्नमेंट से लोन की डिमांड करती है तो गवर्नमेंट समझ जाती है कि कंपनी को अब रेगुलेट करना जरूरी है, अदरवाइज कंपनी ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए भी कोई ना कोई स्टेप लिया जाना जरूरी था। इसके अलावा एक और लास्ट फैक्टर जो है वो ये है कि 1767
में पहली टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में या टैक्स के रूप में देगी। लेकिन 1767 से 1772 तक लगभग 5 साल बाद भी उतना ही रेवेन्यू कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था जितना 1767 में तय हुआ था। वो रेवेन्यू में ज़्यादा कुछ भी बढ़ोतरी हुआ नहीं, जबकि कंपनी बहुत ज़्यादा रुपया कमाने लगी थी। तो इस बात को भी कंट्रोल करने के लिए लोग आवाज़ उठा रहे थे कि कंपनी का प्रॉफिट तो कई गुना बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू अभी उतना ही है। तो इसलिए भी कुछ रिवाइज पॉलिसीज लानी जरूरी थी, और जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में हमको दिखाई दिया। तो ये था पूरा वो एक तरह से कहें इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि वो कौन से रीज़न थे, वो कौन सी वजहें थी जो रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए एक तरह से कहें कि परिस्थितियों को तैयार। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट था क्या और उसके बेनिफिट्स या डिमेरिट्स उसमें पॉजिटिव निगेटिव क्या थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।